क्या चाइना को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे? आखिर ट्रंप के टैरिफ वॉर के पीछे असली कारण क्या है? क्यों वो अपनी ही अमेरिकन कंपनियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? और इन सबसे भी बड़ा सवाल, अमेरिका और चाइना की इस ट्रेड वॉर में मेक्सिको और कनाडा को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? अगर इन सवालों के जवाब जानने हैं तो हमें साल 2018 में जाना होगा, जब कनाडा में एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था। 1 दिसंबर 2018 वैंकूवर एयरपोर्ट, कैनेडियन पुलिस के कुछ ऑफिसर्स एक महिला के पास आए जो कि अपनी फ्लाइट का वेट कर रही थी। उनके बीच में काफी देर तक बहस हुई और फिर उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूरा एयरपोर्ट उस महिला को देख रहा था। चोर, फ्रॉड, क्रिमिनल, ड्रग डीलर नहीं, एक्चुअल में कैनेडियन पुलिस ने जिस महिला को पकड़ा था वो मिंग वेंजो थी, चाइनीज टेक फर्म हुआई के सीईओ रेंग ज़ेफे की बेटी, द हुआई प्रिंसेस। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा ने मिंग को अमेरिका के कहने पर अरेस्ट किया था। और ये वही दिन था जब अर्जेंटीना में हो रहे G20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक साथ डिनर कर रहे थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगले 3 साल तक मिंग हाउस अरेस्ट रही। अमेरिका का मिंग पर आरोप था कि उसने इंटरनेशनल बैंक्स के साथ में बैंक फ्रॉड किया है, जबकि जांच एजेंसियों को इसके कोई भी सबूत नहीं मिले। और वो इसलिए क्योंकि ये केस कभी भी बैंक फ्रॉड का था ही नहीं। दरअसल इस इंसिडेंट से कुछ महीने पहले फरवरी 2018 में हुआई ने अपना 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया था और चाइना की एक और कंपनी जेटी भी अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली थी, जिसकी वेस्टर्न कंट्रीज में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब चाइनीज टेलीकॉम नेटवर्क और सर्विलेंस सिस्टम कहीं अमेरिकन कंपनियों को ओवर पावर न कर दे, इस डर से अमेरिका ने हुआई और जेटी को बर्बाद करने का एक प्लान बनाया और इसके लिए उसने कनाडा का इस्तेमाल किया। कैनेडियन एजेंसियां भी अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी, ये सोचकर कि उनके ऐसा करने से वो एक बार फिर अमेरिकन गवर्नमेंट के करीब आ जाएंगे। वैसे भी इस पूरे इंसिडेंट से सिर्फ 20 दिन पहले ही अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा के साथ में यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक अपडेटेड वर्जन है। अब मेक्सिको और कनाडा दोनों ही इस डील को साइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें पुरानी ही डील से ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर इस डील को साइन करना पड़ा। लेकिन क्यों? जैसे कि नाफ्टा के अंडर कार कंपनियां मेक्सिको और कनाडा में कार बिल्ड करके उसे यूएस में टैरिफ फ्री बेच सकती थी। अब इससे कार कंपनियों को तो फायदा होता था, लेकिन यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन यूएस मेक्सिको कनाडा डील के अंडर ये तय किया गया कि 75% कार कंपोनेंट्स नॉर्थ अमेरिका में बनाए जाएंगे और इनमें काम करने वाले 45% वर्कर्स को $16 पर आवर के हिसाब से पे किया जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि कार कंपनियां अपने प्लांट्स इन देशों से शिफ्ट करके नॉर्थ अमेरिका में लगाएं, तभी वो इन दोनों देशों को टैरिफ फ्री जोन फैसिलिटी देंगे। वहीं कनाडा के साथ में मेन इशू डेयरी सेक्टर का था। कनाडा की क्लोज एग्रीकल्चर पॉलिसीज की वजह से अमेरिकन किसान यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते थे। वहीं चाइना के साथ शुरू हुई ट्रेड वॉर की वजह से अब उनके लिए चाइनीज मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर ये प्रेशर बनाया कि वो अमेरिकन किसानों के लिए अपनी मार्केट को ओपन करे। अब ना चाहते हुए भी कनाडा इस बात के लिए मान गया। लेकिन कोविड के दौरान वापस चीजें पहले जैसी हो गई और डोनाल्ड ट्रंप को इन स्ट्रेटेजीज का ज्यादा फायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्शन में भी हार का सामना करना पड़ा। अब 2020 में मिली हार के लिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको और कनाडा को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए पावर में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मेक्सिको और कनाडा पे ही 25% टैरिफ इम्पोज किया, जो कि USMCA ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट था। लेकिन ट्रंप के मेक्सिको और कनाडा से हेट करने के पीछे वोट बैंक इकलौता कारण नहीं है। USMCA ट्रेड एग्रीमेंट के आर्टिकल 32.10 क्लॉज में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये दोनों देश किसी भी नॉन मार्केट इकोनॉमी, यानी कि ऐसे देश जहां की कंपनियों और मार्केट प्राइस को वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। अब अमेरिका चाइना को नॉन मार्केट इकोनॉमी की लिस्ट में क्लासिफाई करता है, इसलिए क्लॉज सीधे सीधे उसके लिए ही बनाया गया था, ताकि चाइनीज कंपनियां मेक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में एंटर ना कर सके। अब देखा जाए तो किसी भी देश से इस तरह की डिमांड करना कि वो अमेरिका की परमिशन के बिना
उसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्योंकि मेक्सिको और कनाडा की इकोनॉमीज यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को भी मान लिया। अब वादे के मुताबिक मेक्सिको और कनाडा ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन चाइनीज कंपनियों को अपने यहाँ आने से भी नहीं रोका। मेक्सिको सेक्रेटरीट ऑफ इकोनॉमी के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच में मेक्सिको में चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जेटी और हुआई, जिन्हें अमेरिका ने बैन कर दिया था, वो यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। वहीं इसके अलावा लिनेवो, बीवाईडी और टेंसेंट होल्डिंग जैसे चाइनीज ग्रुप्स भी यहाँ पर अपने प्लांट लगाने लगे। अब इन कंपनियों का मोटिव मेक्सिको मार्केट में अपना स्पेस बनाना नहीं था, बल्कि यूएसएमसीए ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाकर मेक्सिको बॉर्डर के रास्ते अमेरिका में अपने प्रोडक्ट सेल करना था। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मेक्सिको का द हुफसान इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसे मिनी चाइना टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पर 40 से ज्यादा चाइनीज कंपनियां और 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, और मैक्सिकन गवर्नमेंट भी इस पार्क को खूब प्रमोट कर रही है। और वो इसलिए क्योंकि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले 80% वर्कर लोकल है। पर अमेरिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इंडस्ट्रियल पार्क मेक्सिको की मॉनेटरी सिटी में मौजूद है, जहां से अमेरिकन बॉर्डर सिर्फ 24 घंटे दूर है। अब इकोनॉमी में इसे बैकडोर स्ट्रेटेजी कहा जाता है। कई देश बैरियर, सैंक्शंस और हाई टैरिफ्स को बाईपास करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेते हैं, जिन पर कोई सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं या फिर जिन पर लगे हुए टैरिफ थोड़े कम हैं। चाइना भी मेक्सिको को बैकडोर की तरह ही इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अमेरिका के मेक्सिको से चिढ़ की असली वजह है। यूएसएमसीए ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से पहले 2017 में मेक्सिको से यूएस का टोटल इंपोर्ट 314 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि उसी साल अमेरिका ने मेक्सिको को 243 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, यानी कि 71 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिशिएट। अब डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था कि यूएसएमसीए ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद ये ट्रेड डेफिशिएट रेवेन्यू सरप्लस में चेंज हो जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट में जिस तरह की क्लोज और शर्तें रखी गई थी, वो सारी की सारी अमेरिका के फेवर में थी। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि 2017 से 2024 के बीच में यूएस का मेक्सिको से इंपोर्ट 146% बढ़ गया। 2024 में मेक्सिको अमेरिका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, जिससे अमेरिका ने 505 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट खरीदे। और ये क्लियर साइन है कि चाइनीज कंपनियां ही मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में सामान बेच रही थी। और यही सेम कहानी कनाडा की भी है। पर कनाडा के साथ में एक और इशू है, और वो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा और जस्टिन ट्रूडो। रिमेंबर हुआई डॉटर अरेस्ट केस, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। कनाडा ने मिंग वांजो को इसीलिए अरेस्ट किया था ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन दिला सके कि जस्टिन ट्रूडो का चाइना के साथ में कोई लिंक नहीं है। लेकिन कनाडा को ये प्रूफ करने की जरूरत क्यों थी? दरअसल 2015 के फेडरल इलेक्शंस से कुछ महीने पहले ही कनाडा की जांच एजेंसी CSIS को एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चला था, जिसपे चाइना के डिप्लोमेट, चाइना के बड़े पॉलिटिकल एडवाइजर और एक बिलियनियर जांग बिन शामिल थे। ये लोग इस मीटिंग में पियर एली ट्रूडो फाउंडेशन को $1 मिलियन डोनेट करने की बात कर रहे थे। अब पियर एली ट्रूडो फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसे जस्टिन ट्रूडो के पिता ने शुरू किया था, और 2015 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तक वो खुद भी इस ट्रस्ट फंड का हिस्सा थे। वहीं CSIS का शक ट्रूडो पर और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब 2016 में जैंगबिंग ने वादे के मुताबिक $2 लाख ट्रूडो फाउंडेशन, $50,000 पियर एली स्टैचू और $750,000 यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल को चाइना रिलेटेड स्कॉलरशिप के लिए फंड किया, यानी कि एग्जैक्ट $1 मिलियन, जैसा कि 2014 की मीटिंग में तय किया गया था। वहीं 2021 के इलेक्शन के दौरान भी CSIS ने शक जताया कि चाइनीज मशीनरी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को जिताने के लिए फंड कर रही है, और यही अमेरिका के जस्टिन ट्रूडो और कनाडा से गुस्से की असली वजह है। डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से पता था कि लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा और चाइना के बीच में पर्दे के पीछे कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है, और इसीलिए उन्होंने कनाडा पर अपना सारा गुस्सा टैरिफ्स के जरिए निकाला। अमेरिका मेक्सिको और कनाडा पर दबाव बनाकर उन्हें वापस पहले ही की तरह अपना पपेट अलाई बनाना चाहता है, और इसी वजह से वो उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, दुनिया के सारे देशों को कोई ना कोई साइड तो चुननी ही पड़ेगी।
और रेसिप्रोकल टैक्सेस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे इकोनॉमी में बैगर थाई पॉलिसी कहा जाता है। जब कोई पावरफुल देश अपनी बात मनवाने के लिए हाई टैरिफ और सैंक्शंस का सहारा लेता है ताकि दूसरे देश उसके साथ नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए मान जाए और उसकी ही शर्तों पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। वैसे भी रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए अमेरिका एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। पहला, चाइना के ग्लोबल ट्रेड को ब्लॉक करना और दूसरा, अमेरिका पर जो 36 बिलियन डॉलर्स का कर्ज बढ़ चुका है उसे रिस्ट्रक्चर करना। पर टैरिफ इम्पोज करने से ये कैसे होगा? जब भी किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो इससे उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, यानी कि बकाया, और यही बकाया कर्ज बनता है। 2024 में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट उसके जीडीपी का 4.2% था। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट चाइना के अगेंस्ट ही है, 172 बिलियन डॉलर। अब हाई टैरिफ इंपोज करने से होगा ये कि अमेरिका के बाजार में जितना भी सामान बाहर से आएगा उस पर टैक्स लिस्ट के हिसाब से यहाँ के लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि अगर सामान चाइना से आ रहा है तो यहाँ के लोगों को 100% से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और इस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब तक जितने भी टैरिफ इंपोज किए हैं उससे वो सालाना 6 बिलियन डॉलर तक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ लिस्ट पर नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ज्यादा मिसलीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टैरिफ्स हैं वो इस बेस पर नहीं लगाए गए हैं कि दूसरा देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ लगाता है, बल्कि ये सारे के सारे टैरिफ्स यहाँ के ट्रेड डेफिसिट को डीपली एनालाइज करने के बाद लगाए गए हैं कि किस तरह से इन कंट्रीज के अगेंस्ट में ट्रेड डेफिसिट को रेवेन्यू सरप्लस में बदला जा सके। जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, श्रीलंका, ये सारे देशों की इकोनॉमी अमेरिका से बहुत छोटी है और ये सारे की सारे डेवलपिंग स्टेज पर है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी पर 50% तक टैरिफ इंपोज कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये लो लेबर ड्राइवन कंट्रीज हैं और इन देशों में यूरोप के मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल ब्रांड्स की फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस है जो यहाँ पर लो कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद उन्हें अमेरिकन मार्केट में प्रीमियम प्राइस पर सेल करती हैं। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट इन छोटे देशों से बनकर आ रहे हैं इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली टैरिफ छूट की वजह से ये कंपनियां भी इंपोर्ट टैक्सेस से बच जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती हैं। वहीं दूसरा कारण चाइना ही है। वियतनाम, लाओस, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे के सारे देश अभी इस समय चाइना के कर्ज तले दबे हुए हैं जो कि अमेरिका के साथ किए जाने वाले एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ही अपना कर्ज चुका पाते हैं। अब ऑब्वियसली ये देश 50% टैरिफ तो झेल नहीं सकते, इसलिए इन्हें अब वही करना पड़ेगा जो अमेरिका चाहता है। पर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप की वजह से बर्बाद हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि 1789 से 1913 के बीच अमेरिका वर्ल्ड की वेल्थियस्ट कंट्री हुआ करता था क्योंकि उस वक्त वो हाई टैरिफ पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे। अमेरिका के 25th प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार लिया था, वही 1890 में टैरिफ पॉलिसीज को लेकर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हाई टैरिफ पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए अक्सर विलियम मैकिनली का ही नाम लेते हैं, पर वो लोगों को ये बताना भूल गए कि विलियम मैकिनली खुद बाद में टैरिफ पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गए थे और ये 19th या 20th सेंचुरी नहीं है जहां पर दूसरे देश वही करेंगे जो अमेरिका चाहता है, स्पेशली तब जब उनके पास में चाइना का ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रंप ने शायद ये सोचा था कि अगर वो दूसरे देशों पर प्रेशर बनाएगा कि वो चाइना के साथ में अपना ट्रेड बंद कर दे या फिर अपने ट्रेड को कम कर दे तो इससे चाइना पर भी असर पड़ेगा और वो ट्रेड वॉर में अपनी हार मान लेगा, ठीक वैसे ही जैसे 1980 के दशक में जापान ने हार मान ली थी। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जापान ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर फोकस किया और 1980 का दशक आते आते जापानीज कंपनियां अमेरिकन कंपनियों से भी आगे निकल गई थी, जो कि अमेरिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस लगाते हुए जापान से आने वाले सेमीकंडक्टर्स पर हाई टैरिफ इंपोज कर दिए और उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग को भी लिमिटेड करने पर मजबूर कर दिया। अब इस ट्रेड वॉर का असर ये हुआ कि 1990 में जापान का स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश कर गया। यहाँ की कई कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए और 1990 से 2005 के बीच ग्रेजुएट हुई एक पूरी जनरेशन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गई, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन भी कहा जाता है।
फाइनेंशियल बर्डन की वजह से इस जनरेशन ने शादियां और बच्चे भी नहीं किए, जिसकी वजह से आज जापान एजिंग और लो बर्थ रेट से भी सफर कर रहा है। अमेरिका ने 1980 के दशक में जो जापान के साथ किया, अब वही वो चाइना के साथ करने की भी कोशिश कर रहा है। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप हर तरह की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और इससे अगर ग्लोबल इकोनॉमी को भी डैमेज होता है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये भी सच है कि जापान की तरह चाइना को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिकली अभी चाइना अमेरिका से बेटर पोजीशन पर है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जितने भी टैरिफ इम्पोज किए हैं, उनकी वजह से अमेरिकन मार्केट में चीजों के दाम 9.5% तक बढ़ जाएंगे। वहीं रिटेलिएशन में यूरोप, चाइना और कनाडा ने जो टैरिफ इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है, उससे भी यहाँ की लोगों की लाइफ पर असर बढ़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट में चीजें महंगी होगी और ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन कंपनियों और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड घटेगी, तो इससे मास लेवल पर ले ऑफ होंगे और आखिर में स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, यानी कि रिसेशन। बट गेस व्हाट, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पहले से जानती थी कि हाई टैरिफ स्टॉक मार्केट को ट्रिगर करेंगे और इससे रिसेशन आने के भी चांसेस हैं। 2025 के पहले क्वार्टर में ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन से ज्यादा गंवा चुका है। यूरोप, चाइना, कनाडा और भारत की स्टॉक मार्केट में भी पिछले एक महीने में काफी ब्लड बाथ हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 1930 में स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट के बाद हुआ था। हालांकि अभी नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उसी चैप्टर को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरे देश उनके मुताबिक अपनी करेंसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज को रिस्ट्रक्चर करने पर मजबूर हो जाएं। अमेरिका ये सोचकर चल रहा है कि टैरिफ की वजह से अगर नुकसान ज्यादा होता है तो यूरोप और चाइना अपनी करेंसी को हमेशा की तरह डीवैल्यू करने की सोचेंगे, जिससे कि उनके एक्सपोर्ट को तो फायदा होगा, लेकिन इससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और इस तरह अमेरिका वापस ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, जो कि पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, कतर और यूएई के फॉरेन विजिट पर भी इसीलिए जा रहे हैं ताकि वो अपने पिछले टर्म की ही तरह इस बार भी बड़ी इन्वेस्टमेंट डील साइन कर सके, जिससे अमेरिका की कंपनियों को और स्टॉक मार्केट को अब तक जितना भी लॉस फेस करना पड़ा है वो सारा गेन में चेंज हो जाए। लेकिन ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, जो कि दूसरे देशों का अब अमेरिका पर से उठता जा रहा है। अमेरिका की क्लोजेस्ट एलाइज कंट्रीज भी अब यूएस पर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के रास्ते ढूंढ रही हैं, ताकि फ्यूचर में उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम का दोबारा से सामना ना करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का बुलिंग नेचर कहीं ना कहीं अब दूसरे देशों को प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की पावर कमजोर पड़ जाएगी। कंट्रीज फ्री ट्रेड मार्केट सिस्टम को फॉलो करने की बजाय अपनी सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजीज को ज्यादा फॉलो करेंगी। इन शॉर्ट, डी ग्लोबलाइजेशन। और इतिहास में जब जब इस तरह की सिचुएशन आई है, तब तक ये देखा गया है कि इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर ट्रेड वॉर्स हमेशा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। जस्ट रिमेंबर द टाइम बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर, बेनितो मुसोलिनी। दूसरे विश्व युद्ध के लिए हम इन डिक्टेटर्स को ही जिम्मेदार मानते, लेकिन अगर आप उस समय की सिचुएशन को थोड़ा डीपली रिसर्च करो तो आपको समझ में आएगा कि इन डिक्टेटर्स के राइज का एक बड़ा कारण 1930 के स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट थे। 1919 में जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वार से साइन करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके मुताबिक पहले विश्व युद्ध के लिए जर्मनी जिम्मेदार था और इसकी भरपाई के लिए उसे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका को 132 गोल्ड मार्क्स पे करने थे। जर्मनी के पास में इतने पैसे देने के लिए नहीं थे, इसलिए उसने अमेरिकन बैंकों से लोन लेना शुरू किया और इस लोन के जरिए वो इन देशों को ये पेमेंट किया करता था। लेकिन फिर 1930 के हावले टैरिफ एक्ट के बाद बैंकों के पास में भी लोन देने के लिए पैसे नहीं बचे, जिसकी वजह से जर्मनी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। जर्मनी में जो बच्चे कुचे कारखाने थे वो भी बंद हो गए और लोग सड़कों पर आ गए। लोगों के पास में काम नहीं था और हर तरफ भुखमरी छाई हुई थी। अब जब भी किसी देश में इस तरह का कोई क्राइसिस आता है तो उस वक्त लोग हमेशा ऐसे लीडर की तरफ देखते हैं जो कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से भरा हुआ हो और एक बदलाव लाने का वादा करे, क्योंकि इस समय गुस्से की वजह से लोगों के अंदर विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह थी कि उस समय लोगों ने हिटलर को चुना, क्योंकि हिटलर ने लोगों से बदलाव लाने का वादा किया था। लोग हिटलर को चुनते ही नहीं अगर वो भुखमरी से मर नहीं रहे होते।
इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जापान चाइना वॉर, राइज ऑफ स्टालिन और सिविल वॉर इन स्पेन, इनमें से कोई भी इंसिडेंट होता ही नहीं अगर लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ नहीं रहे होते। और यही सेम सिचुएशन अब दोबारा से क्रिएट हो गई है। बट यू नो व्हाट, टैरिफ वॉर के केस में डोनाल्ड ट्रंप रियल विलन नहीं है। पर फिर रियल विलन कौन है? अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।